हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज घटना चक्र का लेक्चर नंबर 12 है। आधुनिक भारतीय इतिहास का यूपीएससी आरओ एआरओ और पीसीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 30 उस साल का है, इससे ज़्यादा का करंट सॉरी पीवाईक्यू होता है इसमें, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। नेक्स्ट क्या बेटर पैटर्न समझ में आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, मतलब रिपीटेड डिट्टो पूछ लेता है वो। चाहे आप देखिएगा सॉल्व करके, आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं। इसको सॉल्व करने का बहुत ही बेनिफिट्स होने वाला है आपको। तो घटना चक्र का 12वां है, जिसमें आधुनिक भारतीय इतिहास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा दूसरा चैनल है, जिसमें मैं टेस्ट करवा रही हूँ आपको आरओ एआरओ का, यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का, मेंस का, सॉरी मेंस का नहीं, प्री का। तो उसको आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ चैनल। तो ये है हमारा चैनल, पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप इसको सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये लोगो है हमारा। और टेस्ट नंबर 1 और मैंने 1 3 करवाया है, उसको आप जरूर करिएगा। तो ये जो है यूपीएससी का है, ये टेस्ट आप जाके करिए। और इसमें आरओ एआरओ बिहार पीसीएस सबका करवा रही हूँ मैं टेस्ट। तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप ही को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें फ्री टेस्ट आपको मिल। तो ठीक है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना घटना चक्र का नेक्स्ट चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 का। तो इसमें वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेट दिया था कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर लें या फिर कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करें। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक और लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। और 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा और कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1929 को पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है और पूर्ण स्वतंत्रता। मतलब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है और शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता तथा अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। तो पहला है मजहरुक हक या मौलाना हजरत मोहानी या हकीम अजमल खान है या अबुल कलाम आजाद है। तो ये दूसरा है मौलाना हजरत मोहानी। दूसरा है 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा। तो अबुल कलाम आजाद थे, हजरत मोहानी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मोहनदास करमचंद गांधी। तो वो थे हजरत मोहानी। अगला, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। तो 1929 में, 1915 में, 1942 में, 1935 में। तो 1929 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में 26 जनवरी को कहा जाता था गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, संविधान दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस। तो है पूर्ण स्वराज दिवस। 5वां है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष 1919 में, 1929 में, 1939 में, 1942 में। तो किया गया था 1929 में। छठा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। 26/1/1930 को। तो ये है, यही है 1930 इसी दिन, इसलिए स्वतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। तो वह थे जवाहरलाल नेहरू ने।
वो कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? तो किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? तो फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो लहराया गया था 31 दिसंबर 1929 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो वह की थी लाहौर अधिवेशन 1929 की। बना हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ऐतिहासिक है, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था और इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया और इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। तो ये पहला सही है, दूसरा गलत, तीसरा गलत है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में 1929 में लाहौर को रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया था। 1930 की 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। उस वर्ष से प्रत्येक 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई और कांग्रेस के लक्ष्य तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति की स्वीकृति किया गया। तो ये पहला सही है, मतलब वो वाला दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसी में कांग्रेस का पूर्ण लक्ष्य स्वराज घोषित किया गया? तो वह है लाहौर में। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो लाहौर में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल नहीं था। तो पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अब नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1929 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया और महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में संकेतीय रूप से नमक कानून भंग कर दिया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की। एक अंग्रेज समाचार संवाददाता बेल्सफोर्ड ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? इसके उत्तर में स्टेटमेंट समाचार पत्र ने कहा कि गांधी महोदय समुद्र से जल तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाता। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया और तमिलनाडु में तंजौर तट पर गांधी जी नेता श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचेनकोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के द्वेधारण तक नमक यात्रा की। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे और उन्होंने दांडी आए सभी देसी विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व के सहानुभूति चाहता हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में भेज दिया गया। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। उन्होंने उनकी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू से 21 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नमक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया और इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के लिए विरोध आंदोलन संगठित किया। श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की गई। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट में सिपाहियों चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजाति ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति की महिला गैंडनियोल ने की। इसे जियरतरंग आंदोलन कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं।
किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो दिया गया था लाहौर सत्र में। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की गई थी, वो की गई थी 1930 से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी के दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था 12 मार्च 1930 को। गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती आश्रम से। 1930 में महात्मा गांधी के ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो किया था दांडी से। और निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच से सर्वाधिक थी? तो वह थी गुजरात की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो वो लिया था प्रयुक्त सभी ने, मतलब सरोजिनी नायडू ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय और राजकुमारी अमृत कौर ने। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? मानी जाती है नमक सत्याग्रह में। और महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था साबरमती नहीं दांडी से। और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था कहाँ से? वो हुआ था दांडी मार्च के बाद। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च शुरू किया गया था ये नमक कानून तोड़ने के लिए। और ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो नमक कानून को तोड़ने से है। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो वो चली थी 24 दिन। और सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो वो साइमन कमीशन का आगमन था। तो साइमन कमीशन का आगमन जो 3 फरवरी 1928 को था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को था। और दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को था। और गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1930 को था। और 16वां भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है, वो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। कथन कारण, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो। तो कौन सा सही है? तो ये उद्देश्य उनका नहीं था कि गरीबों को नमक फ्री में उपलब्ध हो, बल्कि उनका ये था कि शुरू करने से पहले गांधी जी ने मतलब सबके लिए नमक सस्ता हो जाए, ऐसा नहीं है गरीबी अमीरी इसमें दी गई। सरकारी मतलब सरकार का नमक से एकाधिकार हटाने की बात की गई थी। 18वां है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई, तो गलत है, ये दी गई थी उनको। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई। तो दूसरा कथन जो है वो सही है, पहला गलत है। क्योंकि 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी को दांडी के एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। और महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के लिए ब्रिटिश ने द्वारा गिरफ्तार करके इलाहाबाद जेल में भेज दिया गया था। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ये कथन महात्मा गांधी का है। गांधी ने दांडी यात्रा के समय कहा था। गांधी के दांडी के मार्च में संदर्भ निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है? तो समुद्र किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। तो वो नमक बनाया नहीं था, बल्कि एक मुट्ठी नमक बना के उनका उल्लंघन किया था। 21वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? तो असत्य ये है कि इनकी शुरुआत 15 मार्च को नहीं बल्कि 12 मार्च को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में इनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो यरोदा जेल में थे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार पहली बार हुए थे। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वो कौन था? तो वो था वेब मिलर। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जो गांधी जी जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। घटना की से पूरी राजनीतियों का उल्लेख करते हुए उसने लिखा कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे गाली कूचों में मारकाट एवं विद्रोह देखे हैं, लेकिन धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। 26वां है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताया जिसने धरसना 60 वर्ष पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो वो था वेब मिलर। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वह था वेब मिलर। इनमें से किसने 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर पर तट पर अभियान संगठित किया? तो वो था श्री राजगोपालाचारी। तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के दांडी पर नमक बनाकर नमक तोड़ा। फिर इसी के साथ संपूर्ण देश में सविनय आंदोलन शुभारंभ हुआ और समस्त देश में नमक कानून उल्लंघन संबंधी अभियान संचालित किए गए। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचौनीपल्ली से देवराली इनकी नमक यात्रा प्रारंभ की और 30 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी करने के बाद आंदोलन इनके समर्थकों द्वारा चलता रहा। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स
के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगार का आह्वान किया था। किसने किया था? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष थे। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था किसके लिए? तो अंग्रेजों को निकालने के लिए किया गया था। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो उनके नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो वो किया था खुदाई खिदमतगार, ये थे अब्दुल गफ्फार खान। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने के लिए इनकार किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला है, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक कौन थे? तो वो थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो वो मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन को नेतृत्व नगा जनजाति की महिला गडनलियू ने किया, जिसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किस पे? रचनात्मक कार्यक्रम पर। अगला है, प्रभावती देवी का क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो किस क्षेत्र की थी? वो थी पटना की। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी और राजवंशी देवी और सुनीति देवी तथा राधिका देवी प्रमुख है। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। अगला अगला हम करेंगे गांधी इरविन समझौता। तो सविनय अवज्ञा के आंदोलन के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इसको देखते हुए वायसराय इरविन ने देश के सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर के प्रयत्नों ने गांधी इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी और गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गए और सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक के बनाने की अनुमति और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी ने समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा। गांधी इरविन समझौते का हुआ मुख्य रूप से किसके लिए? गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भागीदारी सहज करने के लिए। और गांधी इरविन समझौते निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने की कांग्रेस को आमंत्रित करना, तो ये सही है। और असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना, ये भी सही है। और पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, ये गलत है। बाकी केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, वो भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और गांधी में समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 को निम्न से कौन समझौता हुआ? गांधी इरविन गांधी समझौता, सही है। और निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी इरविन समझौते के हस्तांतरित होने में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो मानी थी तेज बहादुर सप्रू ने। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? तो वह की थी तेज बहादुर सप्रू ने। निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने गांधी इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? तो वो कहा था सरोजिनी नायडू ने। निम्नलिखित में किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभ का सांत्वना पुरस्कार कहा? तो कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। तो गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कराची का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध पर गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम कर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया तथा M.N. रॉय ने इसमें सहयोग की भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन के महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान को पराकाष्ठा माना है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सभापतित्व किया था? तो वो किया था
वल्लभ भाई पटेल ने। तो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, जिनमें किसने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प प्रारूपित किया था, तो वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना, तो माना था एस.टी. बोस ने। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में लगाना है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी और गांधी इरविन समझौता। तो पहले हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, फिर भगत सिंह को फांसी होगी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन, राजगुरु को फांसी, गांधी इरविन समझौता है, तो ये हो जाएगा 3-2-1 में गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर राजगुरु को फांसी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और भगत सिंह की फांसी और पूना समझौता। तो पहले क्या हुआ था, पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर उसके बाद हुआ था भगत सिंह को फांसी हुई थी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, फिर पूना समझौता। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये देखिए क्रोनोलॉजी, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 मार्च 1931 और पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। गोलमेज सम्मेलन क्या है, 10 जून से लेकर 24 जून तक 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार के निराशा एवं असंतोष के वातावरण में 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख थे बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक और मोहम्मद अली जिन्ना, मोदी, एस.आर. जयकर मुझे और भीमराव अम्बेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व के.टी. पाल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड ने किया था। 7 सितंबर 1931 को 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने इस सम्मेलन में भाग लिया था और गांधी जी एस.एस. राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे तथा लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिए गए। महात्मा गांधी लंदन खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया, उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा और दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलित के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय थे। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो वो थे मौलाना मोहम्मद अली। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो वो सही नहीं, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था, तो नहीं किया था, प्रथम में नहीं किया था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों प्रतिनिधियों किसने किया था, तो किया था के.टी. पाल ने। और ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो हुआ था 1930 में। ये हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से व्यक्तियों के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और मौलाना आजाद। तो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने लिया था, मौलाना आजाद ने नहीं लिया था। अगला, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग नहीं लिया, तो वो नहीं लिया था जवाहरलाल नेहरू ने भी नहीं लिया था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो वो राजेंद्र प्रसाद भी नहीं लिए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। लंदन में आयोजित निम्नलिखित में गोलमेज सम्मेलन में किसने महात्मा गांधी उपस्थित थे, तो वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। कथन कारण है, जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन भाग लेने में मंत्रणीय था। तो कौन सा कथन सही है, तो एक गलत है, दूसरा सही है। 11 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने शिरकत की, तो उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में की थी शिरकत। अगला है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे, तो वो ठहरे थे किंग्सले हॉल में। ठीक है, अगला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई में लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका क्या नाम था, तो उसका था
एस राजपूताना। तो निम्नलिखित किसे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के प्रथम बार भाग लिया था? तो लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला है, महात्मा गांधी दिसंबर 1961 में खाली हाथ भारत लौटे थे। क्यों? क्योंकि लंदन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो वो रहा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में। उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो वो बी आर अम्बेडकर थे। निम्नलिखित में किसने तीन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर। और 1932 और 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठक का प्राय प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया था। उनका उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि क्योंकि ये तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु वे एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुआ था। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय कांग्रेस ने किया था? तो द्वितीय का किया था। और निम्नलिखित में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में? तो दूसरा हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1932 में तीसरा हुआ था। 30 और 31, 32 में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो उन्होंने नहीं लिया था पहले और तीसरे में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन बिमला अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। तो पूना पैक्ट के स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवकों में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया था। तीसरा, इस तीनों का कथन सही है। अब है सांप्रदायिक पचाट एवं पूना पैक्ट। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डिवाइवर हाँ जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो दूसरा चैनल है प्लीज 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 उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।